नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को राज्यसभा के विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बताया सब्जबाग। बोले उपनेता प्रमोद तिवारी, 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का प्रयास किया। संवैधानिक संस्था को कमजोर करने के साथ संविधान बदलना चाहती थी मोदी सरकार। देश की जनता के विपक्ष को भरपूर जनादेश से मोदी सरकार नहीं बदल सकी संविधान। खराब विदेश नीति के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता रहे भारत को हालिया पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव में अलग थलग पड़ना मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कुपोषण को लेकर भारत की दयनीय दशा पर 11 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल पर धब्बा बताया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेताओं आराधना मिश्रा मोना ने देश में विपक्ष लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की बड़ी वकालत की। एक दिवसीय दौरे में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने अपने निर्वाचन रामपुर खास को सौंपी करोड़ों की सड़क परियोजना की सौगात। वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल, ब्लॉक प्रमुख लाल अशोक सिंह बबलू, जिला पंचायत सदस्य अशोक धर दुबे मौजूद रहे। पिछले 11 साल जब से देश में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, देश को बर्बादी, तबाही और कुल मिलाकर एक ऐसी योजना नहीं लाए ये जो खुद लाए हों और खुद पूरा किए। नड्डा जी ने कहा है कि 11 साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 11 साल बीत गए, देश को आज तक प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। उसका कारण खुद तो बोलते जाओ, जितना चाहे टेलीप्रिंटर देख के बोलते जाओ, पर अगर उधर से सवाल आ जाए तो मोदी जी फिर लौटवा जाते हैं, क्योंकि सच्चाई की डगर पे नहीं और गलत बोलोगे सवाल आएगा तो जवाब नहीं होगा। नोटबंदी के क्या कहेंगे वो इस देश की अर्थव्यवस्था पे जो तबाही और बर्बादी के कगार पे पहुंच गई। क्या कहेंगे डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के आसपास पहुंच गया, सोना कहां पहुंच गया। क्या कहेंगे वो बेरोजगारी के बारे में। क्या कहेंगे वो इस देश की गरीबी की रेखा नीचे करते जाओ, उठाते जाओ लोगों को। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की रिपोर्ट आई उसमें गरीब और गरीब, पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 10 से 12% तक माल न्यूट्रिशन में पहुने हुए हैं। वजन कम हुआ है, ये मेरी नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। मोदी जी 11 साल आपके पूरे हुए, जरूरी था कि आप प्रेस को बुलाते, देश की मीडिया को बुलाते और उनके सामने बताते 11 साल में आपने क्या किया, और उन्हें सवाल पूछने देते कि हाँ आपने ये जो कहा है करने को ये हुआ तो है नहीं, फिर आप उन्हें बताते आपने किया। मोदी जी, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत याद आए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी। गुट निरपेक्ष देश के हम नेता होते थे, अगुवा होते थे, 103 देश हमारे साथ चलते थे, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना तो एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, नेपाल तक हमारा साथ छोड़ के चला गया। हमारी बहादुर सेनाओं मैं उन्हें सत प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनकी यशोगाथा की तारीफ करता हूँ। लेकिन आपने तो 4 दिन में ही सीज फायर कर दिया, और सीज फायर आपने भी घोषित किया। दूर वाशिंगटन में वहां के राष्ट्रपति ने किया। 11 बार वो कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने कराया, और एक बार आपके मुंह से ये साहस नहीं हुआ कि निकल सके, आप कह सके कि हाँ ट्रंप साहब गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो हम दोनों ने मिलकर किया है। ये आपके कहने की हिम्मत नहीं बढ़ रही आपकी, क्यों? ऐसी क्या कमजोरी है? चीन के सामने आपकी नजरें क्यों झुक जाती हैं? बार बार हमें अपमान का घूंट पीना पड़ता है। हमारा व्यापार का जो डेफिसिट है 100% छू रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, चीन ऊपर आ रहा है। कुल मिला के मोदी जी आपके 11 साल
सिर्फ फेंकने में बीत गए, सद्भाव दिखाने में बीत गए। 11 साल में भारत की जो अपेक्षित प्रगति की दर होनी चाहिए वो नहीं हुई। आपने देश को बोला तो बहुत, पर निराश किया पूरा कुछ नहीं। अभी अभी एक पुल आप उद्घाटन करके आए, कहते दुनिया का सबसे ऊंचा। आपको ये बताने में संकोच क्यों होता है? इसे तो नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी सबने मिलकर बनाया, पर ये आप कहेंगे नहीं। सेनाओं ने साहस, उनका शौर्य देखा हमने, पर वर्दी पहन के आप पोस्टर लगा के ऐसा लगेगा जैसे आप ही लेने पहुंचे। मत करिए, देश बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। आप देश से बड़ा बनने की जो कोशिश 11 साल में आपने की है, इससे देश के प्रतिष्ठा को आघात होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। महाराष्ट्र के चुनाव में मैं भी गई, जिस तरह का वहाँ माहौल था, जिस तरह वे लोगों की कांग्रेस के प्रति एक जागरूकता थी, एक रुझान था, वो हम सब लोगों ने, पर जो नहीं दिखाई दिया था प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, वो वहाँ पर किस तरह से उस परिणाम के साथ लोगों की जो चाहती थी जनता, उसके विपरीत कैसे परिणाम। क्या ये सच नहीं है कि भारी हेरा फेरी जो वहाँ पे इलेक्टोरल था उसमें किया गया? क्या ये सच नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बीच में एक बड़ी संख्या जो जिनके नए नाम जोड़े गए वोटर लिस्ट में? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही जायज़ हैं, और एक विपक्ष के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सवालों को उठाएं। आदरणीय मायावती जी ने भी यही सवाल उठाया, कई और नेताओं ने उठाया यूपीए के। तो मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, उसकी जवाबदेही है भारत की जनता। माननीय प्रमोद तिवारी जी बाबा भूषण राज जी को प्रणाम करके आए हैं, माननीय दीदी जी प्रणाम करके आई हैं। दैनिक तंत्र द्वारा फेमस है इस बात। माननीय प्रमोद तिवारी जी ऐसा चाहिए, हमको विधायक, हमको नेता माननीय अमोला जी को ऐसा चाहिए, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों आदमी तय कर लिया, दोनों भाई हो गए। इसको गाली वगैरह दिन में कौन एक प्रतिष्ठित परिवार के नवविवाहित जोड़ा सिक्किम गया था हनीमून। विपरीत मौसम में वो तीस्ता नदी में समा गए। मैंने स्वयं वहाँ के राज्यपाल जो हैं, बहुत मेरे पुराने साथी राज्यसभा के माथुर साहब, उनसे बात की, उनका भी फोन आया, वो भी प्रयास किया। पर मुझे दुख है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो प्रयास करना चाहिए वो सिक्किम में नहीं किया। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जरूर अनुरोध किया है राज्यपाल जी से, पर सरकार के स्तर पर मैं आग्रह करूँगा कि इस पर प्रयास हो और किसी तरह सकुशल उन्हें बचाया जा सके, और या तो फिर जो कुछ भी खबर हो वो हमें मिली। मैं उनके परिवार को साथ खड़ा हूँ, उनके साथ संबल प्रदान कर रहा हूँ। सारा क्षेत्र चाहता है कि वो सकुशल रहे।